गुड आफ्टरनून सभी का एक बार फिर से स्वागत है आस्था आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दोनों पे। हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं और करंट अफेयर्स में हम लोग 2021 का फरवरी मंथ लास्ट वीक में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, फरवरी 2021, राइट। फरवरी 2021 को एक बार मैं फिर से तेजी से शुरू के जो 5-6 न्यूज जिसका हम लोगों ने एक बार कर लिया था चर्चा हल्का सा, उसको फिर से हम लोग एक बार एनालिसिस कर लेते हैं तेजी से। और आज पूरी फरवरी जितने देर में कंप्लीट हो जाए, चाहे 1 घंटा लगे, 1.25 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, आज आप लोग की फरवरी मंथ की ही न्यूज होगी। फरवरी मंथ में बहुत ज्यादा न्यूज नहीं है, मैंने कई सारे सोर्स देखे हैं, एनालिसिस किया है, बहुत ज्यादा न्यूज फरवरी में नहीं है, तो ज्यादा गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन जितना है उतना हम लोग कर लेंगे आज। और आज ही इस फरवरी का आप लोगों को अभी रियल टाइम में पीडीएफ भी मिल जाएगी, क्लास खत्म होने से जस्ट पहले ही आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी ताकि आप लोग उसका प्रिंट निकाल करके पढ़ सके। लगभग 19 पेज का पीडीएफ है। लिखना तो मुश्किल होगा क्योंकि जो स्पीड है उसी स्पीड में हम लोग करंट अफेयर्स प्रॉपर करेंगे। आप लोग अगर लिखना चाहेंगे लिख पाएंगे? हाँ, थोड़ा बहुत लिख पाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था कि म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, यानी वहां की जो सेना है उसने देश में आपातकाल घोषित कर लिया, आंग सान सूकी को भी गिरफ्तार कर लिया था और म्यांमार में मिलिट्री शासन शुरू की गई थी, यानी सेना ने अपने हाथ में शासन संभाल लिया था। ये कर चुके थे, आपको याद होगा। उसके बाद 15वें वित्त आयोग की भी चर्चा कर चुके थे हम लोग। याद होगा कि 1 फरवरी को रिपोर्ट इसकी पेश की गई थी, कहाँ पे? संसद में इसकी रिपोर्ट पेश की गई थे। चेयरमैन जो है इसके, उनकी भी चर्चा कर चुके हैं, NK सिंह इनके चेयरमैन है। ये सारी चीजें चर्चा हो चुकी थी। सेंटर और स्टेट के बीच में जो स्टेट का जो हिस्सा होगा वो 41% होगा, जो पिछले बार से 1% ज्यादा है, ये भी हम लोग कर चुके थे। उसके बाद एरो इंडिया शो की बात करें तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, ये भी हम लोग कर चुके थे पिछले क्लास में। एक बार तेजी से इसको रिवीजन कर लेते हैं, फरवरी का ही न्यूज है इसीलिए। उसके बाद आयशा अजीज जो कि इंडिया में सबसे कम उम्र की कॉमर्शियल पायलट बनी थी, 25 वर्ष के एज में बनी थी और फरवरी में इनको पायलट का लाइसेंस मिला था, जम्मू कश्मीर की है, ये भी हम लोग कर चुके थे। उसके बाद जाकर के अगर हम लोग बात करें तो आत्मनिर्भरता, जो कि 2020 में आत्मनिर्भर वर्ड दिया गया था और वहीं से आत्मनिर्भरता निकल करके आई थी और ये ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के द्वारा क्या किया गया था? डिक्लेयर किया गया था। ये वर्ड ऑफ द ईयर, इंडिया का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था। आगे ये वाला हम लोग आगे डिटेल में करने वाले। हर घर पानी, हर घर सफाई। अब पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं क्योंकि अब चन्नी साहब आ चुके हैं। आज के डेट के हिसाब से देखें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने फरवरी में हर घर पानी, हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया था। पंजाब सरकार के द्वारा फरवरी में लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में, जो रूरल घर है गांव में, उन तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है पाइप से। उसके बाद जाकर के फिर हम लोगों ने कौन सा किया था? फिर हम लोगों ने यहाँ पे वर्ल्ड कैंसर डे की बात की थी और उसकी थीम की भी बात की थी कि वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। चौरी चौरा 2022 में 100 साल पूरा करने वाले हैं। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक थाना थी यहाँ पे, और उस थाने में असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि जो भीड़ थी, भीड़ पे पुलिस ने गोली चलाई और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भीड़ को गुस्सा आ गया, उन्होंने पुलिस को दौड़ाया, पुलिस वाले घुस गए थाना में, उनको लगा बच जाएंगे और फिर घेर करके थाने में क्या हुआ था? आग लगा दी गई थी। और उसके बाद जाकर के गांधी जी ने कहा था कि हिंसा बर्दाश्त नहीं होगा और इसीलिए असहयोग आंदोलन के पूछे जाते हैं कि समाप्त होने का क्या कारण है, तो चौरी चौरा घटना। आगे उसके बाद जाकर के अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहां से एक नया शुरू हो जाएगा आपका गोबर धन योजना। गोवर्धन नहीं है, गोबर धन योजना। कहने का मतलब है कि आमतौर पर जो किसान है वो क्या करते हैं, तो जो गाय वगैरह सब होती है, गाय भैंस, उनके गोबर को हम लोग वैसे ही या तो फेंक देते हैं या खेतों में यूज कर लेते हैं। उसको प्रॉपर ढंग से प्लानिंग करने के लिए, ताकि किसानों की क्या हो, आय भी बढ़े, इनकम भी बढ़े, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की है, एक योजना, उसका नाम दिया गया है गोबर धन योजना, ठीक है। एक पोर्टल भी इसके लिए जारी की गई है और ये 2018 में लॉन्च किया गया था। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसका एक पोर्टल जो शुरू किया गया है, ऑनलाइन पोर्टल शुरू की गई है इसकी, इसीलिए ये चर्चा में था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो मवेशियों के अवशिष्ट है, गोबर वगैरह सब, उनको सही ढंग से मैनेज करना और ऑर्गेनिक जो खाद वगैरह सब होती है, फर्टिलाइजर बनाना और उसके बाद बायोगैस बनाने के लिए उसका यूज करना, यानी गोबर एक धन के रूप में किसानों की इनकम को बढ़ा सकता है। खैर, उसके बाद जाकर के विराट कोहली चर्चा में रहे। विराट कोहली इसलिए चर्चा में रहे क्योंकि ये अगर देखें तो मोस्ट वैल्यूएबल, चौथे साल लगातार 2020 में ये वैल्यूएबल सेलिब्रिटी घोषित किए गए हैं। और दूसरे स्थान पे कौन है?
अक्षय कुमार। इंडिया की सबसे वैल्यूएबल पर्सनैलिटी की बात करें, अगर सेलिब्रिटी की बात करें, तो ये एक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली एक कंपनी है, इसका नाम है डफ एंड फेलप्स। ठीक है, डफ एंड फेलप्स इसका नाम है, और डफ एंड फेलप्स ने ये जारी किया है लिस्ट, और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग विराट कोहली इंडिया के सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी है। ठीक है, और सेकेंड स्थान पर अक्षय कुमार है, और तीसरे पे नहीं पूछेगा, वैसे रणवीर सिंह है तीसरे पे। ठीक है, आगे तो ऐसे पूछेगा नहीं है। चौथे स्थान पे है का कौन, शाहरुख खान। चलिए आगे। उसके बाद डीएन झा। डीएन झा के बारे में आप लोगों ने सुने होंगे। जो लोग हिस्ट्री ऑप्शनल रखते हैं या इतिहास पढ़ते हैं, उनको एक प्राचीन भारत का इतिहास वो लोग पढ़ते हैं। ठीक है, डीएन झा और कृष्ण मोहन श्रीमाली, ये दो राइटर मिलकर के लिखे हुए हैं, झा एंड श्रीमाली। इंडिया में सबसे नंबर 1 बुक एंशिएंट इंडिया की, प्राचीन भारत की मानी जाती है। डीएन झा और श्रीमाली ने जो किताब लिखी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी चलती है, और सिविल सेवा के भी स्टूडेंट रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं। यानी उनके जो एनालिसिस होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के, उसको सीधे छाप देते हैं स्टूडेंट, तब भी जबरदस्त मार्क्स आते हैं। इतने बेहतर ढंग से लिखा है। हालांकि जाते जाते कुछ ऐसे काम करके गए बुढ़ापे में जो शर्मिंदा की बात है। तो इतिहासकार थे, आपसे पूछेगा कि फरवरी में, चूंकि बिहार से है, बिहार से थे, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी आए, वहां पे फिर हायर एजुकेशन लिया इन्होंने, डीयू में भी प्रोफेसर बने, और इंडिया में प्राचीन भारत के सबसे बड़े विद्वान बने। पूरे जीवन भर लोग पढ़ करके इनको पास भी हुए। बाद में पता चला कि ज्यादातर इनकी कल्पना थी इतिहास। ठीक है, ज्यादातर इनकी काल्पनिक इतिहास थी। इन्होंने बहुत सारी चीजें कल्पना कर ली थी जो कि तथ्यों से और साक्ष्यों से मेल नहीं खाते थे। जैसे खास करके राम जन्मभूमि को लेकर के जो इनके स्टेटमेंट थे, वो बाद में गलत साबित हुए थे। ठीक है, इन्होंने कहा था कि यहाँ पे कोई इतिहास में कहीं पे भी इस जगह पे कोई मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं है, जबकि खुदाई में अंदर से क्या मिले थे, बहुत सारे मंदिर के साक्ष्य, पूरा मंदिर ही था ही वो, अंदर जितनी चीजें मिली है। खास करके जो पिलर्स पे कलाकारी की गई है, भले ही उसमें किसी देवी या देवता ना हो, लेकिन पिलर्स पे जो बहुत सारे जो देवी देवताओं, आप उसको देवी देवता नहीं मान करके आप कुछ भी मान लेंगे उसको, लेकिन इस्लाम में वो क्या होता है, वर्जित होता है। वो पिलर्स वगैरह सब में जो खुदाई करके जो बनाए जाते हैं आकृति वगैरह सब, वो इस्लाम में वर्जित होता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मिली थी। तो खैर वो अलग एक मुद्दा है। इन सभी व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था। इनमें से कई सारे व्यक्तियों के बयान लिए गए थे, और बाद में इनमें से कई व्यक्ति बाद में मुकर गए थे कि नहीं, हमने तो ये कल्पना करके लिखा था, मेरे पास भी कोई प्रमाण नहीं था। खैर सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस चली थी। तो द्विजेंद्र नारायण झा आपसे पूछेगा कि फरवरी में इनकी मृत्यु हो गई 2021 में, ये किस क्षेत्र के से थे या किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे। खैर आगे उसके बाद जाकर के अगर बात करें तो आरबीआई की 2021 और 22 में जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर के अनुमान लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसका अनुमान लगाया। अलग अलग संस्थान, आईएमएफ ने कितना लगाया था, 11.5, और हमारे आरबीआई ने कितना लगाया है, 10.5। यानी कि कोविड-19 से उबरने के बाद 2021 में उम्मीद है कि हमारी जो 21-22 है, ये फाइनेंशियल ईयर है ये, ठीक है, वो 2021 का ईयर था वो, और ये फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 का, और उसमें 10.5% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान आरबीआई ने लगाया है। उसके बाद इंडियन रेलवे, ये भी चर्चा में रही। इंडियन रेलवे इसलिए चर्चा में रही कि अगले 3 साल, कहने का मतलब है कि 2021 चल रही है, तो 2022, 23, 24, 2024 तक हमारा क्या लक्ष्य होगा, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट है कि हमें पूरा कर लेना है किसी भी हालत में। अभी 70% के आसपास है, ठीक है, ग्राउंड फिगर में कहे तो लगभग 70% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर विद्युतीकरण हो चुकी है, और आगे लक्ष्य है कि अगले 3 साल में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट बनाया है इंडियन रेलवे ने। 2030 तक क्या होगा, भारतीय रेलवे विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेलवे बन जाएगी। यानी रेलवे में और भी बहुत सारे उपाय किए जाएंगे जिससे पूरी तरह से ये पॉल्यूशन मुक्त होगी, और 2030 तक विश्व की सबसे क्या हो जाएगी, पहली प्रदूषण रहित रेल बनने जा रही है। और 2023 तक हम लोग क्या करने वाले हैं, सभी ट्रेन डीजल मुक्त हो जाएगी। यानी किसी भी ट्रेन में कहीं पे भी डीजल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे इनोवेशन इंडेक्स अगर बात करें तो ब्लूमबर्ग ने अपना इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जारी किया है, और इसमें अगर हम लोग बात करें तो नए रिसर्च के मामले में, ठीक है, ब्लूमबर्ग ने जो नए रिसर्च के मामले में इंडिया को रैंक दिया है, वो कौन सा रैंक दिया है रिसर्च के मामले में, 53। हाँ, कौन से वाले इनोवेशन में, ये ब्लूमबर्ग की है,
ठीक है, ये ब्लूमबर्ग की है रिपोर्ट। ठीक है, मैंने 2-3 सोर्स से मिलाया है ये वेबसाइट पे जाकर के। तो ब्लूमबर्ग ने इंडिया को 50वें स्थान पे रखा है इनोवेशन के मामले में। वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन है? साउथ कोरिया, उसके बाद सिंगापुर आती है। ठीक है, तो सिंगापुर तो नहीं पूछेगा, साउथ कोरिया पूछेगा। तो सबसे टॉप पे होगा साउथ कोरिया, और इंडिया को मिला है कौन सा रैंक? 50वां स्थान मिला है। तो यहां से एक प्रश्न बन सकता है ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग। अब डेनमार्क क्यों चर्चा में रहा? तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये सारे के सारे देश ऐसे देश है जो पूरी तरह से, एक तरह से देखें तो पॉल्यूशन से मुक्त देश है। ठीक है, वर्ल्ड में अच्छी खासी रैंकिंग, अदर सारे इंडेक्स में इनकी रैंकिंग अच्छी होती है। इसने क्या किया है? नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर में, ठीक है, मैं थोड़ा बना ही देता हूं कहां पे है ये। तो यूरोप में ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, यहां पे ये ब्रिटेन है, और यहां पे है ये जो एरिया, इसको कहते हैं नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर। इस नॉर्थ सी में एक आइलैंड पे वो क्या कर रहा है? तो एक आइलैंड पे वो एक ऐसी योजना बना रहा है, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने जा रहा है। ये यूरोप के देशों को क्या करेगा? वर्ल्ड की फर्स्ट क्या बनने जा रही है? एनर्जी सेक्टर आइलैंड, यानी एक ऐसा आइलैंड जिसमें एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे, आइलैंड पे सेपरेट होगा, और यहीं से बिजली की सप्लाई की जाएगी अदर यूरोपियन देशों को। इसके लिए यहाँ पे सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, विंड, उसके बाद जाकर के विंड टनल, ये प्लांट लगाए जा रहे हैं, सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो डेनमार्क, आपसे यहाँ से एक न्यूज बन सकता है कि नॉर्थ सी में आइलैंड पे कौन एक एनर्जी आइलैंड बनाने जा रही है, तो उसका नाम कौन सा होगा? डेनमार्क होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, अरब का एकमात्र देश बन गया है। किस मामले में? हाँ, मिशन, यानी मार्स में या मंगल ग्रह पे अगर हम लोग बात करें तो दुनिया के कौन कौन से देशों ने भेजे थे अभी तक? रशिया, चाइना भी है, भारत भी है, और उसके बाद जाकर के संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का 5वां देश बन गया है, वर्ल्ड का 5th कंट्री बन गया है, जिसने क्या किया है? मार्स पे एक मिशन भेजा है, और सक्सेसफुली, ये ऑर्बिटल मिशन है, लैंडिंग मिशन नहीं है। ऑर्बिटल मिशन और लैंडिंग मिशन में क्या अंतर होता है? जो लैंडिंग होती है वो मार्स पे लैंड करती है सक्सेसफुली, और ऑर्बिटल का मतलब हो गया कि उसके चारों ओर परिक्रमा करती है, रिवॉल्व करती है। तो यूएई ने पहली ही कोशिश में एक रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड क्या? कि यूएई पहले कोशिश में कामयाब हो गया है। किसके लिए? और एशिया का दूसरा देश बन गया, क्योंकि एशिया में पहला देश भारत था। ठीक, एशिया का पहला देश था भारत, जिसने मंगल अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया था। और अगर हम लोग बात करें तो ये तीसरा होगा। हाँ, चाइना के बाद, चाइना, इंडिया के बाद चाइना, चाइना के बाद ये तीसरा, और वर्ल्ड में 5वां देश होगा जिसने क्या किया है? मंगल का। तो आपसे पूछेगा, और एकमात्र अरब देश, पहला कह लीजिए या एकमात्र कह लीजिए, तो अरब कंट्रियों में बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है एकमात्र और पहला देश है जिसने सक्सेसफुली क्या किया है? अपने उसको पूरा कर लिया है, टारगेट को यूएई ने पूरा कर लिया। मार्स मिशन सक्सेसफुली, इसका सक्सेस हो गया। और इसने जो भेजे थे अंतरिक्ष यान, उसका नाम क्या था? होप रखा गया था। तो यहां से पूछेगा कि होप किस देश का मंगल अभियान है? तो संयुक्त अरब अमीरात का है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है होप। उसके बाद जाकर के नेक्स्ट, क्या नाम है इसका? होप प्रोब। उसके बाद जाकर के ये दुनिया का 5वां देश बन गया, और अरब का पहला देश बन गया, फर्स्ट अरब कंट्री बन चुकी है। इसी से इंस्पिरेशन मिला किसको? उसके बगल में एक और देश है, थोड़ा सा और बगल में है, ये यूरोप और एशिया दोनों में ये देश पड़ता है, छोटा सा देश है, टर्की यानी तुर्की। और टर्की ने भी अगले 10 ईयर की अपने स्पेस प्रोग्राम को जारी किया है, प्लानिंग को जारी किया है कि अगले 10 साल हम भी अंतरिक्ष में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये वहां के राष्ट्रपति है, और उनका नाम क्या है? रेकब या रेजब लिखा हुआ है, हालांकि ठीक है, रजब नहीं होता है, रेकब ही होता है, तैयब एर्दोगन। ठीक है, और इन्होंने एर्दोगन या एर्दोगन कह लीजिए, इन्होंने अगले 10 साल की प्लानिंग तैयार की है। किसके लिए? टर्की के स्पेस मिशन के लिए। और इसके तहत क्या होगा? इसके तहत ये मून पे मिशन भेजेंगे, लूनर मिशन की इनकी प्लानिंग है। उसके बाद जाकर के अंतरिक्ष यात्रियों को, एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजना शामिल है। 2018 में इसके लिए इन्होंने क्या किया था? इससे पहले तो अपनी एक स्पेस एजेंसी बनाई है। तो टर्की एक एशिया का देश होगा जो आगे कुछ साल में क्या करेगा? मून पे भी मिशन भेजेगा और स्पेस में भी यात्रियों को भेजने की प्लानिंग
प्लानिंग कर रहा है, भारत भी कर रहा है, जो कि आगे आपको मिलने वाला है। ठीक है, गगनयान जो भारत का है, हालांकि कोविड-19 की वजह से 21 में ही होना था, ये अब 22 में होगी, वो आगे मैं करवाऊंगा। अर्जुन टैंक ऑलरेडी भारतीय, पूरी तरह से भारत में बनी हुई टैंक है, भारतीय के द्वारा बनाया गया है, डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है। लेकिन साधारण अर्जुन टैंक की जगह उसकी मॉडिफाइड एक नया वर्जन आई है, लेटेस्ट वर्जन, अर्जुन मार्क 1A नाम दिया गया है इसको। ठीक है, और अर्जुन मार्क 1A जब तमिलनाडु के दौरा पे थे, चेन्नई के आए थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने सेना को औपचारिक रूप से इसे समर्पित किया है। तो अर्जुन मार्क 1A पूछेगा क्या है, तो ये स्वदेशी टैंक है, भारत में किसने बनाया है, ये डीआरडीओ ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहां से अर्जुन अगर पूछेगा मार्क 1A क्या है, तो एक टैंक है जो जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ठीक है, उसके बाद जाकर के अगर मैं बात करूं तो ये पहले से जो अर्जुन टैंक था उसके तुलना में थोड़ा सा ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया गया है। इटली में सत्ता परिवर्तन हुआ है और इटली में नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, किनको, मारियो ड्रागी। ठीक है, मारियो द्रागी नाम है इनका, और ये इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 13 फरवरी को इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। तो मारियो द्रागी याद रहेगा, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। चलिए, उसके बाद अस्त्र मार्क 2 मिसाइल, क्या है ये, एयर टू एयर। ठीक है, यानी कोई लड़ाकू विमान में लगा करके आप किसी दूसरे लड़ाकू विमान को या किसी दूसरे प्लेन को आप मार करके गिरा सकते हैं। एयर टू एयर एक मिसाइल है। लंबी दूरी कहने का मतलब है कि एयर टू एयर मिसाइल जो होती है वो ज्यादा लंबी दूरी की होती नहीं है। ठीक है, तो ये लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि ये वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल है, और भारत अब इसकी परीक्षण की योजना बना रहा है। अभी तक भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत ऐसे मिसाइल जो थे, जो एयर टू एयर मिसाइल की अगर हम लोग बात करें, जो लड़ाकू विमान में लगाए जाते थे, वो ज्यादातर दूसरे देशों से मंगाते थे, खास करके जहां से हम लोग फाइटर जेट लेते थे उसी देश के द्वारा। आपने बाद में देखा होगा कि जो राफेल का दाम बढ़ा था तो उस पे जो इशू आई थी, तो राफेल एक था कि साधारण राफेल हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं था, उसके साथ ही उसमें मिसाइल फिट किए गए थे। राइट, तो अब भारत स्वदेशी मिसाइल की योजना बना रहा है अपने फाइटर जेट में लगाने के लिए, और इसका नाम दिया गया है अस्त्र मार्क 2 मिसाइल। ठीक है, तो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल क्या है, एयर टू एयर मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट, नागोजी ओकोंजो इवेला किस लिए चर्चा में रही ये, चलिए, सौरभ सिंह कह रहे हैं कि इस पीडीएफ को व्हाट्सएप पे अपलोड कर दे। बिल्कुल हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, आज आप लोग को कंटेंट भी मिल जाएगा। उसके बाद जाकर के संत आदित्य उत्तम जी कह रहे हैं कि चीन से पहले था यूएई। चीन से पहले तो नहीं था, पहले चाइना था फिर यूएई था। ठीक है, इसीलिए वो 5वां होगा। ठीक है, आगे और भी है। कौन मधुबनी से थे, संत आदित्य उत्तम कह रहे हैं, ये तो मधुबनी की नहीं लग रही है पहले। चलिए आगे, करंट अफेयर्स मैगजीन कोई सा भी ले लीजिए, दर्पण का भी ले लीजिए। अच्छा, डीएन झा की बात हो रही है, द्विजेंद्र नारायण झा। पता नहीं मधुबनी के थे या नहीं, क्योंकि मैंने लिंक ढूंढने की हो सकता है मेरे वहां निकल जाए किसी रिश्तेदार के गांव में, तो मेरे किसी रिश्तेदार के गांव में तो नहीं निकले। आगे नेक्स्ट, अब जैसे बीपीआईएस का रिजल्ट आया है तो सारे लोग टॉपर्स के प्रोफाइल खंगाल रहे कि कोई मेरे गांव का निकल जाए, गांव के गांव का निकल जाए, रिश्तेदार के यहाँ का निकल जाए। खैर, हाँ, नागोजी ओंकोंजो इवेला, नागोजी ओंकोंजो इवेला जो है ये एक अर्थशास्त्री है नाइजीरिया की। नाइजीरिया में वित्त मंत्री रहे हैं, वर्ल्ड बैंक में भी नाइजीरिया के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम किया, आईएमएफ में भी काम किया इन्होंने, और फाइनली डब्ल्यूटीओ में इनको क्या चुना गया है, अगला महानिदेशक बनाया जाएगा। इनसे पहले कौन थे, ठीक है, हाँ, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इनका नाम। इनसे पहले जो थे, ठीक है, मुझे भी इनका नाम नहीं याद है, एकदम जुबान पे है। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ में अगले क्या होंगे, ये अगले ये वो बनने वाली है। डब्ल्यूटीओ की अगर मैं बात करूं तो पहली ऐसी महिला होगी जो डायरेक्टर जनरल बनने जा रही है। ठीक है, पहली महिला भी है और पहली अफ्रीका भी है, अफ्रीकी महिला भी है, या पहले अफ्रीकी कह लीजिए, नागोजी ओकोंजो इवेला। आगे उसके बाद
डब्ल्यूटीओ के बारे में, तो डब्ल्यूटीओ बात करें तो दुनिया में व्यापार से संबंधित एक संस्थान है, व्यापार के अवरोध को दूर करने के लिए बनाई गई थी। इसने गेट का स्थान लिया था। इससे पहले कौन सा था? जनरल एग्रीमेंट, हाँ GATT था। उसके बाद जाकर के अगर बात करें तो 1 जनवरी 1995 में गेट के स्थान पे कौन आ गया? डब्ल्यूटीओ आ गया। डब्ल्यूटीओ की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। अब संजोग से देख लीजिए कि इसका 164 सदस्य है और 164th जो कंट्री है वो कौन था इसका लेटेस्ट मेंबर? अफगानिस्तान। तो अभी तो फिलहाल है मेंबर, लेकिन फ्यूचर का ठीक नहीं है कि ये मेंबर रहेगा या नहीं रहेगा। मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन होती है यही इसकी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होती है 2 साल पे ये कॉन्फ्रेंस होती है। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आपको करंट से और जुड़ता हुआ दिख रहा है। जैसे इसकी जो 2017 वाली हुई थी, ठीक है, 2017 के बाद इसकी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। ठीक है, 2017 के बाद इसकी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। 2019 में होने वाली थी तो वो किसी कारण से टल करके 2020 में कराने का निर्णय लिया गया था। कहाँ पे? कजाकिस्तान में। लेकिन वो भी टाल दिया गया और उसके बाद जाकर के इसका जो अगला होने वाला है 2020 वाला नहीं हुआ, कजाकिस्तान में होने वाला था। अब कहाँ पे होगा ये? ठीक है, इससे पहले 17 वाला जो था वो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुई थी। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं पूछेगा 17 वाला, लेकिन 19 वाला जो 20 में भी नहीं हुआ अब 2021 में होने वाला है, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाला है। इसका 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा। तो WTO का अगला मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ होना है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये बनेगी। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी इसकी। और उसके बाद जाकर के अगर हम लोग बात करें तो इससे जो क्वेश्चन बनेगा आपका कि इसकी महानिदेशक कौन है, तो इसकी महानिदेशक का क्या नाम है? नागोजी ओकोजो इवेला। कौन से देश की है पूछ लेगा तो? चलिए, भीमबेटका इतिहास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। हिस्ट्री में जब आप भीमबेटका के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री में जब आप भीमबेटका के बारे में पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है भीमबेटका। ठीक है, और उसमें आपको मिलता है ये पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज के गुफा में आपको कलाकारी या चित्रकारी मिलती है। कौन से? पुरापाषाण काल के और मध्य पाषाण काल के गुफा कलाकारी आपको मिलती है भीमबेटका में। भीम से भी महाभारत में जोड़ करके देखा जाता है। भीमबेटका इसका नाम था। ठीक है, भीम कहा जाता है कि भीम जब यहाँ पे वो आए थे, वनवास में आए थे, तो भीम यहाँ पे बैठे थे, तो इसीलिए भीमबेटका कहा गया था उसको, बैठका। ठीक है, और बाद में भीमबेटका हो गया उसका नाम। ये मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है। और यहाँ की गुफा में क्या मिला है? दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म या सबसे पुराने जानवर का फॉसिल मिला है। यहाँ पे रिसर्चर ने ढूंढ करके निकाला है। ये कुछ इस तरह का एक जीव था जिसका जीवाश्म मिला है यहाँ पे भीमबेटका में। ठीक है, गुफा की छत पर मिला है। 57 करोड़ साल पुराना है ये। मतलब आज से 57 करोड़ साल पुराने अगर मैं बात करूं तो मिलियन लिखा हुआ है तो करोड़ नहीं होगा, सॉरी, मिलियन लिखा है तो ये करोड़ नहीं होगा, 5.7 करोड़। ठीक है, 5.7 करोड़, मिलियन है ना, तो 5.7 करोड़ साल पुराना यहाँ पे एक साक्ष्य मिला है जानवर का। डिकिंसेनिया सोनिया कहा जाता है इसको, और इस जानवर को, और इसको पहली बार इसके साक्ष्य मिले। ये शुरुआत में रेंगने वाले हमारे अर्थ पे जीव हुआ करता था। ठीक है, तो डिकिंसोनिया दुनिया का सबसे पुराने जीवों में से एक है जिसके साक्ष्य मिले हैं कहाँ पे? भीमबेटका में। भीमबेटका के बारे में जान ले। भीमबेटका आपको नक्शे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, रायसेन जिला है मध्य प्रदेश में, ये भीमबेटका है, रायसेन जिले मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे आदि मानव ने क्या बनाए हैं? पेंटिंग की है, दीवार पे इन्होंने पेंटिंग की हुई है। और यहाँ पे जो पेंटिंग मिली है दीवार में, उसमें बेसिकली हिरन का शिकार करते हुए दिखाया गया है। और वो कब के हैं? तो पैलियोलिथिक यानी पुरापाषाण काल के हैं और मध्य पाषाण काल के आपको यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे एक पर्वत है, उसी पर्वत में ये गुफा है। और वो पर्वत कौन सी है? विंध्या हिल या विंध्याचल पर्वत, और उसी में यह गुफा पाई जाती है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और यहाँ पे दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म मिले हैं, 5.7 करोड़ ईयर पुराना। चलिए, आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? गैर आइकॉन की बात कर रहे हैं। आइकॉन खिलाड़ी के बारे में आपको पता होगा कि आइकॉन खिलाड़ी का तो अलग से ही फिक्स होता है कि उसमें अगर कोई सबसे महंगा खिलाड़ी आएगा तो उससे भी कुछ % ज्यादा उसको मिलेगा, राइट। लेकिन अगर जिसकी बोली लगती है, आइकॉन खिलाड़ी की बोली नहीं लगती है, तो जो गैर आइकॉन खिलाड़ी है जिसकी बोली लगती है उसमें सबसे महंगा अभी तक जो बिके थे वो 16 करोड़ में बिके थे युवराज सिंह।
युवराज सिंह बिके थे, आप लोग को याद होगा एक बार, ठीक है, और उस बार बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था युवराज सिंह, ठीक है, 16 करोड़, उसके बाद बिकना ही बंद हो गया। चलिए ठीक है, तो 16.25 करोड़ में बिका है और ये अफ्रीका का ऑलराउंडर है, इसका नाम है क्रिस मॉरिस, ठीक है, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है ये, बैट्समैन है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है ये, ठीक है, फास्ट बॉल फेंकता है तो बॉलिंग ऑलराउंडर है। और T20 के छोटे संस्करण में मतलब ऐसे तेज गेंदबाज की डिमांड होती है जो आकर के तेजी से 150 के स्ट्राइक रेट से प्लस से रन बना सके, क्योंकि खेल ही उसी का होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ियों की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे जो पहले गेंद से ही 6 के लिए ट्राई करे उनकी जरूरत पड़ती है। तो क्रिस मॉरिस के बारे में अगर बात करें तो आपसे पूछ सकता है किस देश का खिलाड़ी है, तो साउथ अफ्रीका का ऑलराउंडर है, किस खेल से है, तो क्रिकेट से है, और आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी चुने गए हैं, यानी सबसे, कौन सी टीम ने इनको चुना है, राजस्थान रॉयल ने, ठीक है। चलिए, नोवाक जोकोविच कौन से देश के खिलाड़ी है, ईस्टर्न यूरोप में एक छोटा सा देश है सर्बिया, ठीक है, सर्बिया की चर्चा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में है, आप लोगों ने देखा होगा, छोटा सा देश, हाँ बिल्कुल, इस साल 3 जीत लिया। तो तेजी से राफेल नडाल और किसके रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, रोजर फेडरर और राफेल नडाल ने ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा सिंगल उन्होंने टाइटल्स जीते हुए हैं, 20-20 दोनों ने जीते हुए हैं, ठीक है। ग्रैंड स्लैम कहने का मतलब होता है कि वर्ल्ड में जो लॉन टेनिस होती है उसके 4 प्रतियोगिता को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन जो कि इंग्लैंड में होती है, और फ्रेंच ओपन, इन चारों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। 4 सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता होती है किसकी, टेनिस की, लॉन टेनिस की, ठीक है। उसमें से बाकी जो होते हैं वो सबके सब किस पे खेले जाते हैं, ग्रास कोर्ट पे खेले जाते हैं, और जो फ्रांस वाला है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, यानी जो टेनिस का कोर्ट होता है, टेनिस के मैदान को कोर्ट कहते हैं, और उसमें जो घास वाले मैदान होते हैं उसमें 3 प्रतियोगिता खेली जाती है, लेकिन जो फ्रांस वाला होता है वो लाल मिट्टी की सतह पे खेली जाती है, रोला गेरो, या उसको क्ले कोर्ट कहा जाता है। तो क्ले कोर्ट में तो राफेल नडाल वर्ल्ड में निर्विवाद रूप से चैंपियन है ही, लेकिन नोवाक जोकोविच की अगर मैं बात करूं तो नोवाक जोकोविच जो कि पुरुष खिलाड़ी है, कहाँ का, सर्बिया का खिलाड़ी है, और ये भी तेजी से बढ़ रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 खिलाड़ियों का है, राफेल नडाल का और रोजर फेडरर का, 20-20 का, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता, और अभी वो नोवाक जोकोविच से अगर मैं बात किसने हराया, किसको हराया इसने, डेनियल मेदवेदेव, ये रशियन पुरुष खिलाड़ी है, रशिया के टेनिस खिलाड़ी है पुरुष के, और इनको हराया इन्होंने, नोवाक जोकोविच ने, और इस तरह से इन्होंने 18 जीत लिए हैं और वर्ल्ड में तीसरे रैंक पे आ गया है। अभी फिलहाल ये स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर से पीछे है और स्पेन के राफेल नडाल से पीछे है। रोजर फेडरर आई थिंक संन्यास ले लिया है या नहीं लिया है, नहीं लिया है ना, ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन राफेल नडाल तो चलिए खेल रहा है। तो दोनों 20-20 जीत चुके हैं ग्रैंड स्लैम। आगे नेक्स्ट, ये फरवरी का न्यूज है। उसके बाद उत्तराखंड में क्या होता है कि आमतौर पर जो पुरुष है वो दूसरे राज्य में कमाने चले जाते हैं, और महिलाओं को कई सारे आर्थिक अधिकार संपत्ति में नहीं मिले होने की वजह से उनको कई सारी समस्याएं होती है। तो यहाँ पे महिलाओं को पति की जो पैतृक संपत्ति है उसमें स्वामित्व का अधिकार देने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाई गई है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक अध्यादेश लाई गई है। फरवरी में यह अध्यादेश लाया गया था, और इसका मकसद क्या है, तो इसका मकसद यह है कि एक पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसमें पति की पैतृक संपत्ति, यानी जो ससुर की संपत्ति होती है, यानी महिला को जो के पति को जो अपने माता पिता से जो संपत्ति मिलती है उसमें महिला की भी वो मानी जाएगी, ठीक है, मालिकाना हक को स्वीकार करने वाला पहला स्टेट बन गया है उत्तराखंड। तो यहां से पूछेगा एक क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है, कितने तारीख को मनाते हैं हम लोग, 21 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, और यूनेस्को के द्वारा इसे डिक्लेयर किया गया था, और हर साल इसके लिए यूनेस्को एक थीम भी जारी करती है। तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का फिर अगर हम लोग बात करें तो वुमेन्स वाले टाइटल की बात कर लेते हैं, सिंगल्स वाले की, तो ये किसको मिला है, कहाँ की है ये, 5वीं अपनी ग्रैंड स्लैम जीती है ये, 5 बार अभी तक, ये भी तेजी से आगे बढ़ रही है जीतने के लिए। नाओमी ओसाका इनका पूरा नाम है, जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी है, और इन्होंने जेनिफर ब्रैडी को हराया। जेनिफर ब्रैडी जो है वो यूएसए की है, ठीक है, जेनिफर ब्रैडी जो है वो यूएसए की है। फाइनल में उनको हरा करके इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल का खिताब जीत लिया, वुमेन सिंगल का खिताब जीत लिया।
बहुत ज्यादा विवाद रहा था इस स्टेडियम को लेकर के, क्या क्या इशू आए थे इस स्टेडियम को लेकर के। ठीक है, मोदी जी ने अपने नाम पे रखवा लिए। मतलब कुछ लोगों का कहना था कि क्या, कुछ लोगों का ये कहना था कि नहीं, देश में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं या स्पोर्ट्स के जो मैदान होते हैं उनका नाम किसी न किसी स्पोर्ट्स पर्सन के ही नाम पे होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद पहले तो ये नाम रखे गए, हाँ ठीक है, नाम रखे गए। उसके बाद फिर बीजेपी के आईटी सेल ने शाम तक देश में कम से कम 500-700 ऐसे जगहों के नाम ढूंढ के निकाले जो एक खास परिवार के ही नाम पे थे। फिर उन्होंने कहा कि पहले ये डिलीट करिए, ये नाम चेंज कीजिए, फिर ये नाम पर हम भी विचार करेंगे। ठीक है, हाँ, तो प्राइवेट में तो इसमें किसी का भी हो सकता है, रखा जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं था। ठीक है, लेकिन बहुत दिनों तक सोशल मीडिया में चला, बहस भी हुई कि हाँ, अब अपनी कोई प्राइवेट कंपनी किसी के भी नाम पे रख सकती है। देश में सरकारी उसके भी तो नाम है ही। देश में कौन सा बंदरगाह या एयरपोर्ट नहीं है, या कौन सा रेलवे स्टेशन नहीं है, या कौन सा स्थान या मोहल्ला नहीं है, किसी न किसी के नाम पे है। बादशाह अकबर के नाम पे अकबर रोड है, शाहजहां रोड है, जहांगीर रोड है, औरंगजेब रोड है, सारे तो दिल्ली में ही है। राइट, चलिए, खैर तो अलग मुद्दा था, खैर उस मुद्दे पे हम नहीं जाना है। मोटेरा स्टेडियम ऑलरेडी नाम था अहमदाबाद में, यहाँ पे क्रिकेट मैच खेले जाते थे ऑलरेडी, कई रिकॉर्ड भी है मोटेरा स्टेडियम में क्रिकेट के, आपको पता होगा। और ये पूरा का पूरा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक से ज्यादा स्पोर्ट्स, सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम की नहीं बात कर रहा, पूरा का पूरा ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। और आसपास के 200-300 स्कूलों को इससे कनेक्ट किया गया है ताकि वहां के बच्चे आकर के यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह सब कर सके। अलग अलग इसमें खेलों से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की गई है, और पूरे का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। और उसी में से जो इसका एक पार्ट है क्रिकेट वाला, मोटेरा वाला, उसका नाम क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। रामनाथ कोविंद जी ने उद्घाटन किया था इसका। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, कितने तारीख को हम लोग मनाते हैं हर साल? 28 फरवरी को हर साल इंडिया में साइंस डे मनाया जाता है। और इसमें मेन है कि साइंस में लोगों का इंटरेस्ट जगे, साइंस को लेकर के अवेयरनेस हो, और इसके लिए मनाते हैं। और वो दिन किनका जन्मदिन होता है? चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन का क्या कंट्रीब्यूशन है? रमन इफेक्ट की खोज की थी इन्होंने, और इसके लिए 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज इनको मिला था। और भारत से नोबेल जीतने वाले ये दूसरे व्यक्ति थे। राइट, सीबी रमन की बात करें तो सीबी रमन की अगर मैं बात करूं तो रमन इफेक्ट के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, और 1928 फरवरी को की गई थी खोज, उन्होंने 28 में की थी 1900। ठीक है, और 1930 में इनको रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। चलिए, उसके बाद जाकर के, एक मिनट, ये वाला हम लोग हाँ ये करने वाले हैं अभी। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड का मतलब होता है आमतौर पर झील या दलदल या रुके हुए जो पानी का एरिया होता है, जो साल में ज्यादातर एरिया जहां पे पानी भरे होते हैं, ज्यादातर झील ही होते हैं, चाहे वो खारे पानी की झील हो, मीठे पानी की झील हो, उसकी एक अपनी बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, अच्छा एक दो आप लोग का भी ले लूं। अच्छा, रियान अली जी का कहना है कि रायसेन में है भीमबेटका, मैं गया हूं वहां पे। अच्छा, दोनों के बराबर जोकोविच पहुंच गए, संत आदित्य उत्तम जी, वेरी गुड। हाँ, 2 और जीते हैं, तो तीनों लगभग बराबरी पे आ गए। चलिए, भव्या भारती कह रही है कि जो 3 बार बीपीएससी पेपर, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या वो 3 बार ही बीपीएससी पेपर दे सकते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक, इसके अकॉर्डिंग आज क्या चेंज हुआ है? हाँ, अच्छा, ये एक नया न्यूज है, मुझे भी R&D करके देखना पड़ेगा, रिसर्च करके। मैं भी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं भव्या कि गवर्नमेंट जॉब वाले को 3 अटेम्प्ट ही दिया गया है। ठीक है, इसको मैं पूरा और ज्यादा डिटेल में पढ़ करके बताऊंगा, क्योंकि मैं सुबह से आप लोग के करंट अफेयर्स तैयार कर रहा था। चलिए, आगे नेक्स्ट हो गया ऐसा। हाँ, तो डिक्लेयर हो चुका है भव्या भारती, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो अपने अटेम्प्ट को संभाल करके देंगे, सोच समझ करके देंगे कि 3 ही बार में पास करनी है, फाइनल निकालना है बीपीएससी। ठीक है, आज की ही ये न्यूज है। चलिए नेक्स्ट। हाँ चलिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे।
वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करें तो ऐसे दलदली क्षेत्र या ऐसे पानी वाले क्षेत्र जिनको वेटलैंड कहा जाता है, अगर मैं बात करूं तो इसको मनाया जाता है 2 फरवरी को। वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था कि ईरान में एक शहर है रामसर, उस रामसर में बुलाया गया था, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, सारे देश पहुंचे थे और मेन मकसद ये था कि इस वेटलैंड की अपनी एक बायोडाइवर्सिटी होती है। अगर आपके क्षेत्र में कोई झील है, हजारों साल से कोई झील है, तो उसकी अपनी एक जैव विविधता होगी, चाहे उसमें पक्षी हो, चाहे उसके अंदर पानी में रहने वाले जीव जंतु हो, उनका अपना एक बायोडाइवर्सिटी होता है। और अगर ज्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ, जैसे आसपास अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया बन गई, तो इंडस्ट्री की गंदगी अगर इसमें आ गई, या इंसानों के द्वारा जरूरत से ज्यादा इसमें जानवरों का या जीव जंतु का शिकार किया गया, या प्रदूषण वगैरह सबको डंप किया गया, तो धीरे धीरे क्या होती है कि इसकी बायोडाइवर्सिटी खत्म होने लगती है। या इसका अतिक्रमण कर ले, इसमें मिट्टी भर के, जैसे गांव में लोग तालाब भर करके अपना घर, अपनी जमीन बढ़ा रहे हैं, पुराने सरकारी तालाब को भर देते हैं और अपना जमीन बढ़ा लेते हैं घर के पीछे, तो इससे क्या होता है कि उसकी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है। ऐसे बिहार में करते हैं लोग, सरकारी तालाब सबको भर करके अपनी घरारी बढ़ाते रहते हैं, 1 कट्ठा से 2 कट्ठा, बस उसमें क्या होता है, बस ट्रैक्टर के जो मिट्टी होते हैं वही लगता है, उसी के खर्च पे बढ़ जाता है 2-4 कट्ठा जमीन। खैर आगे चलिए, बिहार में ज्यादा है, ठीक है, उससे भी नहीं हुआ तो शौचालय के जो खर्चे हैं टैंक बनाने के, वो नहीं लगाएंगे, उसी में डायरेक्ट पाइप दे देंगे। ये दरभंगा में मैंने देखा हुआ है, ठीक है, ये दरभंगा के लोग ज्यादातर करते हैं, तालाबों को भरते रहते हैं, सारे दरभंगा के तालाब भर रहे हैं। तो इसी वेटलैंड को बचाने के लिए, जो प्राकृतिक तालाब या झील है, उसी को बचाने के लिए क्या किया गया है, रामसर में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और वहां पे हस्ताक्षर किए गए थे। और 2 फरवरी को हम लोग आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे उसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं, 2 फरवरी को याद रहेगा। यहाँ पे 2 इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली ऐड कर दिया है कि आपसे पूछेगा नंबर ऑफ ये रामसर साइट्स इन इंडिया, भारत में कितने रामसर साइट है, तो टोटल कितने हो गए इंडिया में, 46 हो गए, 42 आप लोगों के लिस्ट में होगा। अभी देख लीजिए, मैंने अभी अपडेट किया है इसको, ठीक है, फरवरी का मैं भले ही न्यूज कर रहा हूं, लेकिन आज मैंने इसको अपडेट किया है रात में बैठ करके। तो टोटल हो गए, नंबर ऑफ कितने हो गए रामसर साइट, 46 हो गए। और इसी में से अगर मैं बात करूं तो नवंबर 2020 में बिहार के कौन से कांवर झील को ऐड किया गया था रामसर साइट में, और ये 39वां था, 39वां बना था भारत का रामसर साइट, और बिहार का एकमात्र, पहला और एकमात्र बना था। तो आपसे पूछेगा कि बिहार का पहला और एकमात्र रामसर साइट कौन सा है, तो वो कांवर झील है। कहाँ पे है, बेगूसराय जिले में है। यहाँ पे साइबेरिया से भी बर्ड आते हैं, आपको पता होगा। यहाँ पे गंडक नदी क्या करती है, तो एकदम से ऐसे करके घूम जाती है और उसके बाद जाकर के यहाँ पे ये झील बन गई है। बाद में गंडक नदी अपना सीधा रास्ता बना लेती है और ये रह जाता है ऐसे करके। इसको गोखूर झील कहा जाता है या छाड़न झील कहा जाता है इसको, ठीक है, ऑक्सबो लेक कहते हैं। और ये गंडक नदी से बना हुआ है, बेगूसराय शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है मेन सिटी से, ठीक है। और इसको देश का 39वां और बिहार का पहला रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। तो एक इंफॉर्मेशन बिहार वालों के लिए ये होगा जो आप लोगों को जानना चाहिए। रोहिणी कमीशन 2017 में गठित की गई थी। अनुच्छेद 340 के तहत किनके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति, ठीक है। SC ST या OBC से रिलेटेड किसी भी प्रकार के सर्वे करने के लिए क्या करती है, जो माननीय राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनके द्वारा कमीशन बनाई जाती है। तो आर्टिकल 340 में इसका प्रोविजन है और अनुच्छेद 340 के तहत 2017 में राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया था, रोहिणी आयोग का गठन किया था। और इनका क्या काम था, किसके लिए, कौन से वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग में जो क्रीमी लेयर वगैरह सब के जो लोग हैं उनके संबंध में, और नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर की पहचान करके उनमें से निकालना, जो आसानी से नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, खुद डेवलप हो गए लेकिन अपने कम्युनिटी के लोगों को चाहते हैं कि मैं ही पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी सुविधा लेता रहूं, बाकी लोग ना ले। खैर आगे, तो बहुत विवाद है इस पे, मतलब आरक्षण पे ही विवाद नहीं है, आरक्षण जिनको मिला है उनके बीच में भी आपस में विवाद है, ठीक है। सिर्फ रिजर्वेशन पे ही विवाद नहीं है कि रिजर्वेशन जिनको मिला है और नहीं मिला है। जिनको मिला है उसके खुद के अंदर भी, एसटी में भी टाइम टू टाइम ये विवाद आया है कि राजस्थान में कुछ लोग हैं जनजाति में जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो डिमांड हो रही है कि उनको एसटी की लिस्ट से हटाया जाए। खैर ये अलग मुद्दा है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो रोहिणी आयोग का गठन ओबीसी की जांच के लिए उप श्रेणीकरण से संबंधित रिपोर्ट था। ओबीसी में जो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर है, उससे संबंधित अलग अलग श्रेणी बनाने की बात हुई थी, या उसके संबंध में संभावना तलाशने के लिए 2017 में गठन किया गया था। और इनके कार्यकाल को सरकार ने एक बार फिर क्या किया है, बढ़ा दिया है, और इसीलिए ये चर्चा में था। फरवरी में इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। आगे हम लोग जुलाई के न्यूज में देखेंगे कि आगे रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है या नहीं दी है।
है। फरवरी में एक दुखद घटना हुई थी, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। उत्तराखंड के चमोली जिले में रैनी नाम का गांव है, वहां पे एक हाइडल प्रोजेक्ट चल रही थी, तपोवन टनल भी है वहां पे। और एकदम से क्या हुआ था कि जो कौन सी नंदा देवी नाम की जो माउंटेन पीक है, किसकी, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय की, उससे एक ग्लेशियर फट करके या टूट करके कौन सी नदी में गिर गई थी, ऋषि गंगा नाम की एक छोटी सी धारा बहती है, उसमें गिरी थी। और ऋषि गंगा से वो धौली गंगा में आ गई थी, क्योंकि ऋषि गंगा आगे जाके धौली गंगा में मिलती है और धौली गंगा आगे जाके अलकनंदा में मिलती है। और उसकी वजह से अचानक से फ्लड आ गई थी, और इसको हम लोग कहते हैं फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड एक ज्योग्राफिकल टर्म है, और इसका मतलब होता है कि अचानक तेज बारिश या बांध टूटने या फिर ग्लेशियर के टूटने से जब अचानक तेजी से बाढ़ आती है, 6 घंटे के अंदर ही बाढ़ आ जाती है, बहुत तेज बाढ़ आती है, फ्लड आती है, तो उसको कहा जाता है फ्लैश फ्लड। ठीक तो इस फ्लैश फ्लड की घटना कहां पे हुई थी? चमोली जिले में हुई थी, तपोवन रैनी वाले क्षेत्र में हुई थी। कौन सी नदी में ये ग्लेशियर गिरी थी? ऋषि गंगा नदी में गिरी थी ये ग्लेशियर, और उसके बाद धौली गंगा, ये देख लीजिए यहाँ पे, तो ये है गंगा नदी, ठीक है। ठीक है, ये गंगा नदी है, ये भागीरथी है, एक मिनट सॉरी, ये है भागीरथी, ये हो गई भागीरथी, और ये है अलकनंदा, और ये दोनों मिलकर के देवप्रयाग में क्या बनती है? गंगा। अब देखिए भागीरथी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अलकनंदा की बात करूं, तो इसे ज्यादा पवित्र नदी माना जाता है। और इसी अलकनंदा में ये है, देखिए, धौली गंगा, ठीक है, ये है धौली गंगा, विष्णुप्रयाग के पास गंगा में मिल रही है। और इसी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है ऋषि गंगा, इस जगह की घटना है, ठीक है। धौली गंगा है और ये है ऋषि गंगा यहाँ पे। और इसी ऋषि गंगा में यहीं पे टनल में क्या हुआ था, लोग मजदूर दब गए थे तेजी से फ्लैश फ्लड आने की वजह से। तो सबसे पहले ऋषि गंगा में ये ग्लेशियर नंदा देवी, ये पूरा का पूरा एरिया ये नंदा देवी ही है, ठीक है। और इसी का एक ग्लेशियर टूट करके गिरा था ऋषि गंगा में, ऋषि गंगा से आ गई धौली गंगा में, धौली गंगा से ये अलकनंदा में आ गई थी। और उसके बाद जाकर के क्या हुआ था कि यहाँ पे ऋषि गंगा और धौली गंगा में जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, वो दोनों प्रोजेक्ट एक तरह से क्या हुए थे, बह गए थे, ठीक है। आगे धौली गंगा में विष्णुघर प्रोजेक्ट भी चल रही है, और एक चल रही थी, और एक कौन सी थी, तपोवन। आगे तो यहां से ये न्यूज बन सकता है। उसके बाद कुरबा समुदाय, कुरबा अगर बात करें तो फिलहाल ये लोग एससी में है, ठीक है। तमिलनाडु कर्नाटक के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो ये किस में है, एससी समुदाय में है। और इनकी डिमांड क्या हो रही है, हाँ नहीं, ये एससी में है फिलहाल, हाँ। और इनकी इच्छा है कि हमें एसटी कम्युनिटी में शामिल किया जाए, क्योंकि 1960-65 के आसपास ये आजादी के बाद एसटी में थे। फिर इनको आगे की जो सरकार आई, राज्य सरकार करती है ना, पहले तो राज्य सरकार ही लिस्ट केंद्र को भेजती है, तो राज्य सरकार से ये डिमांड कर रहे थे कि केंद्र को रिकमेंडेशन भेजिए, किस बात के लिए, कि हमें एसटी में फिर से शामिल किया जाए। 1965-70 के आसपास इनको एससी में शामिल कर लिया गया था, तो फिर से इनको एसटी में शामिल करने की डिमांड हो रही है। और इसके लिए इन लोगों ने एक विशाल रैली निकाला था। तो आपसे पूछेगा कि कुरबा कम्युनिटी कौन से राज्य में है, तो वो कर्नाटक में है, ठीक है। तो चर्चा में रहे थे कुरबा, और कुरबा कहां पे है, ये कर्नाटक में है। चलिए आगे, मिशन इनोवेशन 2.0 क्या है ये, बताइए। मिशन इनोवेशन के सेकंड जो चरण है, सेकंड फेज की शुरुआत हुई है। यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है ये इंडिया में अभी, हर्षवर्धन नहीं, ठीक है, अभी कौन बने हैं, उन्होंने जारी किया है। और उसके बाद जाकर के बात करें तो ये इनोवेशन जो मिशन है वो 2015 में जो पेरिस का समझौता है, 2015 में पेरिस में जो जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो समझौता हुआ था, वो समझौता किसकी तरफ है, सीडीएम की तरफ है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की तरफ हमें बढ़ना है, स्वच्छ विकास तकनीक की तरफ बढ़नी है। यानी ऐसे प्रदूषण फैलाने वाले तकनीक से हमें धीरे धीरे छुटकारा पाते हुए हमें ऐसे तकनीक की तरफ बढ़ना है जिसमें पॉल्यूशन ना हो। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो 2015 में जो पेरिस सम्मेलन हुआ था, उसी में इसी मिशन इनोवेशन की घोषणा की गई थी। और 24 अगर मैं बात करूं तो 24 देश और यूरोपीय संघ जो है इसमें क्या कर रहे हैं, स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से वृद्धि के लिए, या उसमें जो ये है क्या कहते हैं रिसर्च है, उसको लेकर के इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ग्रुप बनाया हुआ है मिशन इनोवेशन। और इसी के तहत इंडिया में भी क्या किया गया है, इंडिया में भी मिशन इनोवेशन की अलग अलग फेज शुरू की गई। फर्स्ट फेज था और उसके बाद जाकर के अब दूसरी फेज शुरू की गई।
अब ये वाला जो है यहां से पूछ सकता है क्वेश्चन, गगनयान क्या है, ऐसे करके पूछेगा। तो गगनयान क्या है? मानव मिशन है। किसका? नहीं, मंगल का नहीं है। आप लोगों ने आईएसएस का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। किसका है वो? नासा का है। ठीक है, नासा का एक स्पेस शटल है, एक स्टेशन बना हुआ है जो हमारे अर्थ के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे घूमते हुए अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। हमेशा उसमें लगभग 6 साइंटिस्ट हमेशा रहते हैं उसमें। ठीक है, और हर 6 महीने के बाद क्या करते हैं? 6 साइंटिस्ट और जाते हैं और वो उनको रिप्लेस करते हैं और वो वापस लौट आते हैं। और स्पेस में अभी भी वो घूम रहा है और वो कई साल से उसी स्पेस मिशन की हिस्सा थी। कौन? कल्पना चावला भी थी और सुनीता विलियम्स भी उसी का हिस्सा, राइट? पता है आप लोग को। और कल्पना चावला उसी से 6 महीना बिताने के बाद जब वापस स्पेस लौट रही थी तो क्या हुआ था? अटलांटिस नाम का जो उनका वो था स्पेस शटल था जो वापस ला रहे थे अंतरिक्ष यात्री को, वो क्रैश कर गई थी। तो आईएसएस ऑलरेडी है और वो रह करके वहां पे क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं। उसमें 6 लोगों को भेजा जाता है हर 6 महीने पे। ठीक है, और 6 साइंटिस्ट जाते हैं और 6 महीने के बाद उसी शटल से वापस लौट आते हैं, बाकी जो 6 महीना बिता लेते हैं। भारत भी इस तरह की अपनी प्लानिंग कर रहा है, रसिया भी प्लानिंग कर रहा है, राइट? और भारत भी ऐसे स्पेस स्टेशन बनाने की प्लानिंग कर रहा है ताकि अंतरिक्ष में एक अस्थाई हमारे साइंटिस्टों के द्वारा क्या हो, अर्थ के अराउंड घूमते रहे और रिसर्च कर सके। और उसी स्पेस स्टेशन बनाने के क्रम में ये क्या है? गगनयान एक स्पेस स्टेशन होगा हमारा, लेकिन ये स्थायी नहीं होगा। किसकी तरह? अमेरिका की तरह स्थायी नहीं होगा, क्योंकि अभी 6 महीना तक ना तो हमारे साइंटिस्ट उसके लिए तैयार है और ना ही हम लोग इतने रिसर्च लेवल पे है कि 6 महीने तक हमारा स्पेस शटल उसमें घूमता रहे सक्सेसफुल। तो इसीलिए पहले राउंड में 5 से 6 दिन के लिए होगा, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के लिए होगा। 1 सप्ताह के लिए वो अर्थ के अराउंड घूमेगी और उसके बाद जाकर के वापस लौट आएगी। ठीक है, वापस लौट आएंगे हमारे साइंटिस्ट जो है वो स्पेस शटल से वापस लौट आएंगे। ये एक प्लानिंग है हमारी और उसी के तहत 3 साइंटिस्ट भेजे जाएंगे जिसमें से एक फीमेल भी होगी। और इसे ही हमें इस साल के अंत तक भेजना था, 21 के अंत तक। हालांकि 20 में भी एक बार प्लानिंग किए थे लेकिन कोविड की वजह से वो आगे टल गई, 21 में भी टल गई, अब 2022 में। तो गगनयान क्या होगा? गगनयान एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा भारत का और उस अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट के लेवल पे 1 सप्ताह के लिए जो भेजा जाएगा स्पेस स्टेशन। हाँ बिल्कुल, कई सारे देश बना रहे हैं आगे। तो ये इसरो का कितने साइंटिस्ट जाएंगे? 3 साइंटिस्ट जाएंगे, जिसमें क्या होंगे? एक महिला भी होगी, 2 पुरुष होंगे और एक महिला भी होंगे। ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा, यानी कि ये पृथ्वी की परिक्रमा करेगी। ठीक उसी तरह से 3 चरण होंगे, इसमें 3 स्टेज होंगे, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड। फर्स्ट और सेकेंड जब सक्सेसफुल हो जाएगा तब जाकर के मानव भेजेंगे तीसरे वाले स्टेज में। ठीक है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट यानी विश्व सतत विकास सम्मेलन 2021। ठीक है, ऊर्जा एवं क्या था ये? देख लीजिए आप लोग, 1 मिनट, कहां गया? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। ये एक तरह से अगर हम लोग देखें तो ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान है, टेरी नाम है इसका, और इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, 1974 में टेरी की स्थापना की गई थी। एक गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन है ये। ठीक है, नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। और भारत और ग्लोबल अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल लेवल पे ये एनर्जी, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। और इसी का 2021 में सम्मेलन हुआ था। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन इसलिए भी ये नहीं बनेगा कि कहाँ हुआ था, क्योंकि अभी जितने भी सम्मेलन सबमिट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे? ऑनलाइन हो रहे। तो पहले तो एक ये बनता था ना कि कहां पे ये सबमिट हुई है, तो वो फैक्ट नहीं बनेगा। भुवन पोर्टल क्या है? अभी तक हम लोग मैप में अगर किसी भी जगह पे जाना हो, कहीं की भी मैप देखनी हो, तो हम लोग किस पे डिपेंड है? पूरी तरह से गूगल पे। ठीक है, और गूगल का एक भारतीय संस्करण तैयार हो रहा है एक, क्योंकि गूगल के साथ दिक्कत क्या है सुन लीजिए कि गूगल चलिए हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है गूगल मैप, लेकिन गूगल मैप का जब हम लोग यूज करते हैं तो एज ए इंडियन अगर हम लोग बात करें तो हमें आपको हर्ट करता है। कहाँ कहाँ पे गूगल हर्ट करता है पता है आपको? जहां जहां पे हमारे डिस्प्यूटेड रीजन है, जो हमारे हैं अपने और पड़ोसी देश ने कब्जा करके रखा हुआ है, वहां पे गूगल में बैठे कलाकार कई बार क्या कर देते हैं? उसमें वो चाइना का दिखा देते हैं। यानी हमारा जो लद्दाख का एरिया चाइना पे कब्जा किया हुआ है, उसमें चाइना के डर से उसको चाइनीज टेरिटोरी दिखा देता है कई बार। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे जब इंडिया का मैप दिखाया जाता है तो जम्मू कश्मीर को काट के दिखाया जाता है, सिर्फ कुछ भाग पाकिस्तान में दिखा दिया जाता है और कुछ भाग
चाइना का दिखा दिया जाता है और हमारे जम्मू कश्मीर कट करके ऐसे हो जाता है। और इसीलिए भारत में ये गैर कानूनी माना जाता है, चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, लेकिन भारत में किसी भी संस्थान के द्वारा भारत के गलत नक्शा को शेयर करना कानूनी अपराध है। आपको पता होगा भारत का गलत नक्शा हम लोग शेयर नहीं कर सकते, लेकिन गूगल चूंकि अंतर्राष्ट्रीय है और हर बात के लिए उसको कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता है, क्योंकि गूगल से हमें और भी बहुत सारा काम पड़ता है, राइट। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे भारत क्या कर रहा है, तो भारत ऐसे ही नेविगेशन के लिए सैटेलाइट भेज करके फ्यूचर में भारत तैयार कर रहा है क्या, अपना एक पोर्टल तैयार कर रहा है और अपना पूरा का पूरा नेविगेशन सिस्टम तैयार कर रहा है। एक दीपशिखा कह रही है कि मैंने बहुत सर्च किया तो मिला कि गवर्नमेंट जॉब वाले को 3 अटेम्प्ट और एक्स्ट्रा मिलेगा पूरे एज खत्म होने के बाद, ना कि 3। ऐसा है क्या दीपशिखा, है ऐसा? ठीक है, नहीं है, चलिए चलिए। हाँ, बिहार करंट अफेयर्स भी कराएंगे। चलिए, मुझे लगता है खुद भी फॉर्म पढ़ना पड़ेगा बैठ करके अच्छे से कि है क्या। तो भुवन पोर्टल आगे एक पोर्टल शुरू की गई है जिसका नाम है भुवन। किसने शुरू किया है? मैप माई इंडिया और इसरो। इसरो इसमें क्या करेगी, तो इसरो इनको सैटेलाइट की एक्सेस अवेलेबल कराएगी ताकि मैप वगैरह सबको स्पष्ट रूप से देख सके नेविगेशन के लिए। और इसरो के साथ, और ये ऑर्गेनाइजेशन है जो मैप बनाती है, मैप माई इंडिया। तो मैप माई इंडिया और इसरो दोनों मिल करके एक पोर्टल बना रही है और इस पोर्टल का वही काम होगा जो गूगल मैप का काम लिया जाता है। ये एक वेब पोर्टल होगा, इंटरनेट की मदद से भौगोलिक जानकारी इकट्ठा करेगा, मैप वगैरह सब, इंडिया के वो सारे मैप जो कई सारे जगह पे जहां पे गलत दिखाया जाता है उन चीजों को सही करके दिखाया जाएगा, यानी इंडिया के पक्ष को रखेगा वो। गूगल अभी क्या करता है, जहां पे भी विवाद होता है तो चाइना के पक्ष को ज्यादा महत्व देता है, कई सारे भारतीय क्षेत्र को वो चाइना में दिखाता है, चाइनीज क्षेत्र दिखाता है। तो इससे हमें, यानी एक तरह से ये क्या होगा, ये गूगल मैप का एक ऑप्शन होगा। और ये अगर हम लोग बात करें तो इसमें अभी तक कितने एरिया को शामिल कर लिया गया, 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर गाँव को शामिल कर लिया गया, 7.5 लाख के आसपास भारतीय गाँवों को और 7500 शहर को शामिल किया जा चुका है अभी तक, ठीक है। तो ये क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट होगा और इसके तहत टोटल 8 सैटेलाइट लगाए जाएंगे जो भारत को पूरी तरह से कवर करेगा और गूगल का ऑप्शन हमें अवेलेबल कराएगा। तो भुवन क्या है, भुवन से पूछेगा आपको क्या है, तो भुवन एक वेब पोर्टल है जो मैप माई इंडिया और इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया है, तैयार किया जा रहा है और ये गूगल मैप का एक क्या होगा, विकल्प होगा। अब भ्रष्टाचार बोध वाले सूचकांक में देख लीजिए भारत की क्या स्थिति है। करप्शन वाले लिस्ट में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 जारी की गई है। किसने जारी किया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है और भारत की रैंकिंग 180 देशों में 86वें स्थान पे है, यानी हम लोग बीच वाली स्थिति में है, बहुत ज्यादा करप्ट भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत ले लेते हैं चाय पानी के लिए, क्या? हाँ, चलिए और नीचे चलिए। तो ट्रांसपेरेंसी, खर्चा पानी कहते हैं बिहार में ना, खर्चा पानी दे दीजिए, चाय पानी कहते हैं, हाँ ठीक। आगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेट, कोर्ट के आसपास, रजिस्ट्री ऑफिस के आसपास, ठीक है, शिक्षा विभाग, हर जगह मुझे भी देना पड़ा था। आगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देना पड़ता है, आप उसी समाज के हैं, आप बिना दिए कोई भी काम करवा नहीं सकते। आगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, नहीं तो फिर आपके पास आपका समय खराब होगा। चलिए, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, और इसमें 180 देशों में भारत को 86वां रैंकिंग मिली है। एक क्या है, एक गैर सरकारी संगठन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, 1993 में ये बनाई गई थी। इसमें सबसे ऊपर है डेनमार्क, यानी जो देश सबसे ऊपर होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, ईमानदार। तो यहाँ पे डेनमार्क सबसे ऊपर है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ये सब तो आता ही है, स्विट्जरलैंड वगैरह सब पता ही है आपको। न्यूजीलैंड सेकेंड स्थान पे है सूचकांक में, 180 देश में सूडान सबसे नीचे है। सबसे ज्यादा करप्शन कहां पे है? सूडान में है। भारत 86वें स्थान पर है करप्शन के। हाँ हाँ, स्कोर एक ही है लेकिन नंबर 1 उसको माना गया है, डेनमार्क को माना गया है, ठीक है। आगे इंडिया 86। हेलिना और ध्रुवास्त्र क्या है? ये
टैंक को नष्ट करने वाला एक जो नाग मिसाइल है, उसी के 2 संस्करण बनाए गए हैं। हेलिना संस्करण जो कि सेना के लिए है, और उसके बाद जाकर के दूसरा कौन सा है? हाँ, कौन? अजात शत्रु ने चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो हुआ था वो एक, हाँ हाँ, सेल्यूकस की बेटी हेलेना नाम था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था सेल्यूकस की बेटी से। आगे हेलेना नाम था। आगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 2 है यहाँ पे, दोनों सेम ही टेक्नोलॉजी है, दोनों अलग अलग के लिए है। एक सेना को दिया गया है, और ध्रुवास्त्र जो है, हेलिना जो है वो सेना के लिए है, और ध्रुवास्त्र जो है वो किसके लिए है? नौसेना के लिए है। ठीक है, तो हेलिना और ध्रुवास्त्र क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और पोखरण में इसका परिष्करण किया गया। हेलिना सेना का है और वायुसेना ध्रुवास्त्र जो है एयरफोर्स का है। यानी सेना के पास हेलिना मिसाइल रहेगी। ये दोनों नाग मिसाइल का ही रूप है। ठीक है, नाग जो है बनाया गया था डीआरडीओ के द्वारा, वो क्या है? एक एंटी टैंक मिसाइल है, टैंक को उड़ाने वाला। तो नाग को 2 तरह से यूज किया जा सकता है। सेना भी यूज कर सकते हैं, जैसे लॉन्च कर सकते हैं सरफेस टू सरफेस, और एयरफोर्स कैसे लॉन्च कर सकते हैं? एयर टू सरफेस। यानी आपने जो बॉर्डर मूवी देखा होगा तो ऊपर से क्या करते हैं वो, ठीक है, ऊपर से एयरफोर्स वाले टैंक को नष्ट करते हैं। तो एयरफोर्स अगर किसी विदेशी या दुश्मन देश के टैंक को नष्ट करना चाहे तो ऊपर से वो नष्ट कर सकता है। तो उसके लिए एयरफोर्स का जो संस्करण होगा उसको नाम दिया गया ध्रुवास्त्र, और हेलिना जो होगा वो आर्मी का होगा, आर्मी के लिए तैयार किया गया है, और डीआरडीओ के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ये नाग का ही एक प्रसंस्करण रूप है। दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट, कहने का मतलब है कि एक बार दागने के बाद आप दोबारा उसको गाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, 4 देश है क्वाड में। कौन कौन कंट्री है? अच्छा, एक स्टूडेंट कह रही है कि पाकिस्तान का सबसे नीचे रैंक होना चाहिए था करप्शन के मामले में। पाकिस्तान दुनिया का सबसे ईमानदार और सबसे सुरक्षित देश है। अभी तो बोला है सबसे सेफ कंट्री है दुनिया में। ठीक है, आगे चाइना, इसलिए क्योंकि चाइना से डरते हैं गूगल वाले। ठीक है, चाइना से डरते हैं गूगल वाले, और इसीलिए चाइना भले गूगल यूज करे या ना करे, गूगल वाले चाइना से डरते हैं, इसीलिए चाइना के ही अकॉर्डिंग चीजें होती है। भारत को अभी एक लंबा समय लगा, भले ही भारतीय व्यक्ति है, ठीक है, भले ही भारतीय व्यक्ति गूगल के सीईओ है, लेकिन तब भी भारत में कोई भी मुद्दा ऐसा आता है तो भारत के कई सारे लोग, अभी भारत के, आपको याद होगा कि भारत के जो आईटी मिनिस्टर है, कौन है? रविशंकर प्रसाद जी थे उस समय। नहीं तो नहीं है तो गूगल विवाद के कारण ही तो वो गए, ट्विटर वगैरह सब पे उनको याद होगा कि उनको भी क्या कर दिया गया था? ब्लू टिक हटा दिया गया था। ठीक है, उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया था। भारत में आईटी मिनिस्टर थे और गूगल के साथ टक्कर लेते लेते खुद चले गए। देख रहे हैं स्थिति, राइट? ट्विटर के साथ, शायद ट्विटर के साथ टक्कर लेते, बिल्कुल। आगे तो क्वाड जो है वो 4 देशों के एक संगठन है। अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन है इसमें? ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, ये 4। और इनका मंत्री स्तरीय सम्मेलन बैठक बुलाई गई थी। वो बैठक अभी इसलिए बुलाई गई थी फरवरी में क्योंकि म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ था। तो चूंकि म्यांमार जो है वो भारत के बगल में है, इंडियन ओशियन में है, और इंडियन ओशियन के एरिया में किसी भी तरह का अशांति ना फैले, और खास करके अगर वहां पे अशांति फैलता है तो चाइना के लिए आसान हो जाएगा एंट्री करना, क्योंकि चाइना भी म्यांमार का पड़ोसी देश है और वैसे भी उसकी नजर है म्यांमार पे, पाकिस्तान पे, अफगानिस्तान पे, श्रीलंका पे। इन सारे देशों के अंदर वो घुसना चाहता है ताकि भारत जैसे जो देश है उसको कहीं ना कहीं से घेर सके। तो ऐसी स्थिति में क्वाड की मंत्री स्तरीय, और क्वाड बना भी इसलिए था, क्वाड का कंसेप्ट ही यही था कि ये जो 4 देश है जो चाइना से कहीं ना कहीं दुखी है, इन चारों ने मिलकर के ये संगठन बनाया था। ठीक है, और चारों को पता है कि ना तो अकेले भारत चाहेगा मुकाबला करने चाइना से, ना ही अमेरिका भी नहीं चाहता है सुपर पावर होते हुए कि चाइना से अकेला टक्कर ले, जापान भी नहीं चाहता है और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं चाहता है। ठीक है, तो चाइना एक तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या है? जियान है। इसलिए नोबिता, सुनियो, सुजुका, डोरेमोन सब मिल करके उसका मुकाबला करना चाहते हैं। खैर, तो क्या जियान से अकेले कोई लड़ना चाहता है चारों में से?
नहीं लड़ना चाहता है। आगे तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्वाड देख लीजिए, यह है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, ये हो गया यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये हो गया जापान, ये हो गया हमारा इंडिया, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ये है चाइना। ये देख लीजिए, साउथ चाइना सी से लेकर के पूरा पैसिफिक ओशियन एरिया पे चाइना अपनी दावेदारी कर रहा है, और चाइना कह रहा है कि यहाँ का मैं मालिक हूं। कभी तो इधर वाले से टक्कर लेता है, कभी इधर वाले से टक्कर लेता है, इसके बहुत सारे जहाज यहाँ पे है उससे भी ये टक्कर लेता है, और इसको भी टाइम टू टाइम धमकाते रहता है। तो ऐसी स्थिति में इन चारों ने मिलकर के जापान के प्राइम मिनिस्टर थे जिनको आपको पता होगा कि पद्म भूषण मिला था, शिंजो आबे, और शिंजो आबे को यह पता था कि फ्यूचर में चारों के ही दुश्मन चाइना तो है, लेकिन दिक्कत यह है कि चारों संगठित नहीं है, और उन्होंने ही शुरुआत की थी इसको ऑर्गेनाइज करने की। उनको पता था कि फ्यूचर में अगर जापान को सुरक्षित देश के रूप में रखना है तो उनको ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो सब मिल करके चाइना को रोक सके, और ये एक दूरगामी इसका नतीजा निकला। और इन चारों देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया जिसको क्वाड कंट्रीज कहा जाता है। ठीक है, आपस में एक सिक्योरिटी डायलॉग के लिए टाइम टू टाइम ये आपस में मिलते हैं, और मुक्त और खुले समृद्ध और पूरे पैसिफिक ओशियन का जो क्षेत्र है उसको एक खुले क्षेत्र के रूप में वो चाहता है कि सब आपस में व्यापार कर सके और मिलजुल के रह सके। जबकि चाइना इस पूरे एरिया में दावेदारी कर रहा है, साउथ चाइना पे भी दावेदारी कर रहा है। बीपीएससी में साउथ चाइना पे क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, राइट। बीपीएससी में साउथ चाइना पे मेंस में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो वो मेंस में आप लोग पढ़ते हैं कि साउथ चाइना विवाद क्या है, तो उसमें आप जो विवाद पढ़ते हैं तो आपको आंसर में ये क्वाड भी लिखना पड़ता है। क्वाड आप लिखेंगे कि इसको बैलेंस करने के लिए, चाइना को बैलेंस करने के लिए था। ठीक है, बनाया गया संगठन, समस्या के समाधान के रूप में आप लिखेंगे चाइना को बैलेंस करने के लिए। चाइना का पक्ष भी लिखेंगे कि चाइना मानता ही नहीं है किसी को। खैर, तो उसके बाद जाकर के अगर हम लोग बात करें तो इसकी अवधारणा जो कॉन्सेप्ट है वो 2007 में आई थी, और कौन थे? शिंजो अबे, जापान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके दिमाग की ये उपज थी। ये क्वाड कंट्री जो है ये आपस में मिलते हैं, और हर साल ये क्वाड कंट्री क्या करते हैं, चारों देश की जो नौसेना है, चूंकि ये मेन जो सिक्योरिटी है वो मेन किसका था, पैसिफिक और इंडियन ओशियन के एरिया का ट्रेड एंड कॉमर्स की सुरक्षा हो सके, व्यापार की सुरक्षा हो सके, क्योंकि चाइना यहाँ के बहुत सारे समुद्री क्षेत्र में दावा करता है। एक तो साउथ चाइना सी, पूरा नॉर्थ चाइना सी जो येलो सी वगैरह सब है वहां पे तो है ही, उसके अलावा इंडियन ओशियन के छोटे छोटे देशों में एंट्री करके उस एरिया को भी घेरने की कोशिश कर रहा है। और ऐसी स्थिति में सभी देश अपने व्यापारिक हित के लिए, ये चारों देश मिलकर के इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, और खास करके व्यापारिक हित की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा भी जरूरी है, एक मुद्दा है। और इसके लिए टाइम टू टाइम ये देश क्या करते हैं, जब चाइना ज्यादा एक्टिविटी अपना बढ़ाने लगता है तो ये देश हर साल क्या करते हैं, आपस में चारों देश के जो नेवी होते हैं वो नेवल एक्सरसाइज करते हैं, कभी पैसिफिक ओशियन में, कभी इंडियन ओशियन में। क्या नाम है उसका नेवल एक्सरसाइज का? मालाबार। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज क्वाड कंट्री के बीच में होता है, बेसिकली 3 कंट्री के बीच में होता था, इंडिया, जापान और यूएसए। और 2020 से पहली बार किसको शामिल कर लिया गया? ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल। बीच में ऑस्ट्रेलिया शामिल था कुछ साल पहले, बीच में वो हट गया था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को फिर से कोविड-19 के दौरान ऑस्ट्रेलिया का विवाद हुआ है चाइना के साथ, तो अब ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें मेंबर बना लिया गया है। तो क्वाड कंट्री के बीच में 4 देशों के बीच में जो नेवी है उनके बीच में एक नेवल एक्सरसाइज भी होती है जिसको मालाबार नेवल एक्सरसाइज कहा जाता है। पिछले साल 2020 में जब ये हुआ था तो ये 2 स्तर पे हुआ था, एक अंडमान सी में हुआ था और दूसरा कहां पे हुआ था, ठीक है, एक हुआ, दूसरा अरेबियन सी में हुआ था। ठीक है, आगे 2 संस्करण में इसका 2 फेज में हुआ था आयोजन। चलिए नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष बीपीएससी पीटी में पूछ चुका है। हाँ हाँ हाँ, पहला वाला जो इंद्रधनुष था, इंद्रधनुष क्या है ऐसे करके पूछा है शायद, या इंद्रधनुष की क्रांति पूछा था, वो अलग चीज था इंद्रधनुष से। लेकिन एक बार क्वेश्चन, ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एक बार इंद्रधनुष की क्रांति उसने पूछा है बीपीएससी ने। ठीक है, रेनबो रिवॉल्यूशन उसने पूछा हुआ था। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण से संबंधित है। अब 3.0 क्या है? 3.0 ये है कि इसका मिशन इंद्रधनुष का 3rd फेज है। 3rd फेज कहने का मतलब ये हुआ कि कोविड-19 के दौरान क्या हुआ कि कई सारे ऐसे महिलाएं हैं, गर्भवती महिला, छोटे बच्चे हैं जिनका टीकाकरण नहीं हो पाया, क्योंकि हेल्थ कर्मी जो थे वो दूसरे काम में लगे हुए थे, लॉकडाउन की स्थिति थी, सब लोगों का फोकस किस पे था? कोविड-19 से निपटने में, राइट। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग क्या है कि छूट गए टीकाकरण से, बहुत सारे बच्चे भी छूट गए, बहुत सारे जो गर्भवती महिला है उनकी भी देखभाल नहीं हो पाई है। तो ये एक ऐसे मिशन के रूप में शुरू किया गया, इसी को नाम दिया गया सघन मिशन, इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष इसका इंग्लिश होगा। और ये शुरू किया गया था किसके द्वारा? ये शुरू किया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक
ठीक है। इस मिशन का क्या उद्देश्य है? टीकाकरण कार्यक्रम है। ये आपसे पूछेगा कि ये कौन सा कार्यक्रम है, तो ये टीकाकरण कार्यक्रम है। 1978 में इसको सबसे पहले शुरू किया गया था, लेकिन 3.0 है उसको 2000 अभी फरवरी 2021 में शुरू किया गया है। इसी में मिशन इंद्रधनुष के तहत अगर हम लोग बात करें तो इसमें 12 वैक्सीनेशन टोटल प्रोग्राम है, 12 प्रकार बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन। ये लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन सी बीमारी के लिए है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सी बीमारी के लिए है। डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टेटनस है, पोलियो है, ट्यूबरकुलोसिस है, हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, मेंजाइटिस है, निमोनिया है, हेमोफीलिया है, इन्फ्लुएंजा टाइप बी संक्रमण हो गया उसमें। उसके बाद जाकर के जापानी इंसेफ्लाइटिस है, रोटा वायरस की वैक्सीन है। रोटा वायरस को बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू करवाया था। ये महंगा वायरस था, आपको ये महंगा वैक्सीन पड़ता था, शुरू में नहीं दिया जाता था, सरकार के द्वारा प्राइवेट से लेना पड़ता था। न्यूमोकोल कंजुगेट वैक्सीन, ये सारे के सारे, और खसरा रुबेला जो है, ये सारे के सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं इंद्रधनुष प्रोग्राम में। जापानी इंसेफ्लाइटिस और जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप का जो है, ये दोनों जो है कुछ ही जिलों में अवेलेबल है फिलहाल। चलिए ठीक है, अब जाकर के लास्ट, आज का सबसे लास्ट न्यूज है ये। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? चाइना, ठीक है, एक मिनट। यूएसए दूसरे स्थान पर है ऑलरेडी, ठीक है। आगे, चाइना से व्यापार नहीं करना चाहिए, प्रीति का कहना है। बिल्कुल, हाँ देखिए, इसमें दो चीजें हैं। कुछ चीजें हैं जो बेवजह चाइना से मंगाते हैं, कहने का मतलब ऐसी चीजें जिनके बिना हमारा काम चल सकता है, ठीक है, वो भी चीजें हम लोग जबरदस्ती चाइना से मंगाते हैं, ठीक है। अब सस्ता के चक्कर में अब ऐसे थोड़े। तो भारत का जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, भारत का जो शीर्ष व्यापारिक जो पार्टनर है, वो बन करके उभरा है कौन? चाइना फिर से नंबर 1 बन के उभरा है। हालांकि कोविड-19 के दौरान लोगों को लगा था कि आत्मनिर्भर का नारा देंगे तो थोड़ा कमी आएगी, थोड़ी तो कमी आती है, लेकिन हम लोग दिवाली के आसपास जब मैसेज वायरल होना शुरू होता है, ग्रुप पे आना शुरू होता है, चाइनीज पटाखों का बहिष्कार और होली में चाइनीज रंगों का बहिष्कार, तो उतने ही तक रहता है। उसके बाद फिर हमारी राष्ट्रीयता, जैसे दिवाली खत्म हो जाती है, अच्छा फोन, जैसे मार्केट में एमआई का अच्छा फोन आता है, वैसे हमारी क्या होती है, राष्ट्रवादी भावना जो होती है वो खत्म होने लग जाती है, और फिर हम लोग सिर्फ पटाखे के बहिष्कार तक ही। तो इस बार कितने तारीख को है दिवाली? ठीक है, हाँ हाँ, तो बहुत जल्द व्हाट्सएप पे आ जाएगा चाइनीज पटाखों के बहिष्कार का न्यूज, तो उसके बाद से बहिष्कार आप लोग शुरू कर देना, ठीक है। अभी आया नहीं है वो वाला न्यूज जिस दिन। चलिए आगे, चलिए। तो चाइना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और व्यापार संतुलन किसके पक्ष में है? बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम लोग बात करें, बीओपी की बात करें, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो उसका झुकाव किस तरफ है? चाइना की तरफ है। यानी चाइना को हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो कुल मिलाकर के चाइना हमारे साथ अगर देखें, पहले तो $80 बिलियन प्लस था। हालांकि एक चीज बता दूं कि लगभग 3-4 बिलियन डॉलर हम लोगों ने कम किए हैं चाइना के साथ व्यापार, ठीक है, व्यापार कमा है चाइना के साथ, फिर भी टॉप पे अभी बना हुआ है। इतना आसान नहीं है, सारे चाइनीज सामान के हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारे देसी जितने फोन बनते हैं उसके पार्ट्स भी चाइना से आते हैं, ठीक है। तो जब तक हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, 77 बिलियन का हम लोगों ने व्यापार किया, 2019 में 80 बिलियन प्लस का व्यापार किया था, ठीक है। तो उसकी तुलना में 2020 में हम लोगों ने कम व्यापार किए, 77.7 बिलियन। लेकिन उसका दुर्भाग्य यह है कि व्यापार में से 58.7 बिलियन तो हम लोगों ने चाइना से मंगा लिया, और उसके बाद सिर्फ 19 बिलियन हम लोगों ने चाइना को भेजे हैं, ठीक है। तो 75% जो है वो चाइना के पक्ष में है ये व्यापार जो है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे न्यूज थे फरवरी के, क्या? हाँ बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब है कि फरवरी में सिर्फ इतना ही न्यूज था, और इसीलिए इतना ही आप लोगों को आज करवाया गया है। उसका रीजन ये है कि चाइना सिर्फ एक तरीका, एकमात्र तरीका नहीं है ना कि चाइना डंपिंग की वजह से डोमिनेट करता है। चाइनीज सामानों के हमारे पास अभी बहुत सारे सामानों के पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जब शुरुआत में कोविड-19 आई थी, हाँ
धीरे धीरे जैसे अभी भारत क्या कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये हुआ कि कई ऐसे बेकार की चीजें हम लोग चाइना से खरीदते हैं। हम लोग जब वो खा रहे होते हैं, क्या कहते हैं, आइसक्रीम खा रहे होते हैं, तो उसकी जो लकड़ी होती है वो भी चाइना से आता है। ठीक है, तो चाइना हर चीज भेज रहा है। तो उसमें से ये है कि चाइना जहां नियम का उल्लंघन करेगा वहां पे आप एंटी डंपिंग लगाएंगे ना, और जहां पे वो नियम के तहत ही अगर वो सस्ते श्रमिक की वजह से या बड़े पैमाने पे उत्पादन की वजह से अगर वो सस्ता बना ले, जैसे आप अगर एक जेरोक्स लेने जाते हैं, करवाने जाएंगे, एडमिट कार्ड निकालने जाएंगे, तो एक गांव में अगर कोई निकाल के देगा तो 10 रुपए में निकाल ले। वो जनरेटर चालू करेगा, अपना इंटरनेट ऑन करेगा, कंप्यूटर ऑन करेगा, फिर उसके वेबसाइट पे विजिट करेगा, डाउनलोड करके फिर आपको निकाल के देगा। ठीक है, आप जब मुखर्जी नगर में प्रिंट निकालेंगे, 500 प्रिंट निकालिए, तो आपको 1 रुपये पे भी हो सकता है, कोई तो 80 पैसे पे भी दे दे, राइट, दे सकता है आपको। तो चाइना बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है और इसीलिए चाइना में सस्ता पड़ता है। भारत धीरे धीरे उस चीज को समझ गया है। अब आपने एक चीज देखा होगा, जो ये 77.7 बिलियन इसलिए है, 80 बिलियन प्लस हुआ करता था, ये इसलिए कम हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे हम लोग वो सारे बेकार की चीजें अब चाइना से नहीं मंगा रहे। जैसे आपको याद होगा कि जब कोविड-19 आई थी तो दुनिया के ज्यादातर देशों के पास मास्क नहीं थे, सब चाइना से मास्क खरीद के ले जाए, मास्क भी नहीं था लोगों के पास। ठीक है, N95 जो मास्क है, N95 मास्क अरबों रुपए के चाइना ने शुरू में बेच लिए। फिर पीपीटी किट लोगों के पास, किसी देश के पास था ही नहीं, डॉक्टर बिना पीपीटी किट पहने हुए डॉक्टर जाना नहीं चाहता था। तो आप अचानक से आपके देश में नहीं बन सकता है, तो शुरू में कई सारे देशों ने चाइना से मंगाया, आपको याद होगा। और भारत आज दूसरा सबसे बड़ा, चाइना इसी जुगाड़ में था कि टेस्टिंग किट, पीपीटी किट के बाद हम क्या करें, तो पहले हम क्या करें, तो हम वैक्सीन भी बना ले और पूरी दुनिया में मार्केट पे कब्जा कर ले, वैक्सीन मार्केट पे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो धीरे धीरे करके भारत भी उभर रहा है। तो कुल मिलाकर के फरवरी में इतना ही न्यूज था। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि फरवरी में ज्यादा न्यूज नहीं थे। बेकार के न्यूज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आईएएस में तो लंबे लंबे न्यूज पूछे जाते हैं, बहुत डिटेल में आईएएस में आता है, तो आईएएस के तो 6 घंटे का क्लास हो जाता है। बीपीएससी में इतना काफी है, जो बीपीएससी का ट्रेंड रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मार्च में घटनाएं ज्यादा होगी। 19 पेज का आप लोगों का पीडीएफ है, मैं मिथिलेश सर को अभी मैसेज कर देता हूं, वो आप लोगों को अभी ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, जिनको अगर पीडीएफ पढ़ना है, सेम यही वाला पीडीएफ है, तो इसी का पीडीएफ है, तो 19 पेज का है, आप लोग उसका प्रिंट निकाल लेंगे। तो जितने लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं सभी लोगों को धन्यवाद। मार्च का न्यूज पढ़ा दीजिए, अरुण कुमार का कहना है। ठीक है, अरुण कुमार, आपके इस 1.5 घंटे 1.25 घंटे के न्यूज के लिए मुझे लगभग 10 घंटा लगा है तैयार करने में। 10 से 12 घंटे तब लगे हैं जब मुझे अनुभव है। ठीक है, जब मुझे एक्सपीरियंस है तब मुझे 10 से 12 घंटे लगे हैं। मुझे हर सोर्स में मैंने जाके देखा कि किस किस न्यूज को कौन कवर करवा रहे हैं, जितने सिविल सर्विस वाले इंस्टीट्यूट है, जितने पोर्टल है, सब पे जाकर के देखा, और तब जाकर के बीपीएससी के प्रीवियस पेपर को देखते हुए कि क्या पूछा जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग सारे न्यूज कलेक्ट करना, उसका ट्रांसलेट करना, पहले न्यूज को कवर करना, फिर उसके बाद उस न्यूज को एडिट करना। ठीक है, उसको वेरीफाई करना, एडिट करना, उसके बाद फिर ट्रांसलेट करना, उसके बाद जाकर के फिर पीपीटी बनाना। तो खैर, तो मार्च का कब होगा, तो अमित कुमार जी मार्च का अगले सैटरडे को होगा, या फिर अगले सैटरडे से पहले अगर बिहार स्पेशल खत्म हो गई तो आप लोगों का शुरू हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर बिहार स्पेशल पहले खत्म हो गए, हाँ, कल मेरा मैराथन होता है, रात को मैराथन क्लास होती है यूट्यूब पे। हाँ, मेरी YouTube पे लाइव मैराथन चलती है क्लास, दूसरे संस्थान की। ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे दिन भर पूरा एनर्जी सेव करना पड़ता है, समझ रहे? बिल्कुल। ठीक है, 150 क्वेश्चन का मैराथन होता है, 150 ऑब्जेक्टिव प्रीवियस पेपर का, यूपीपीसीएस का। ठीक है, हाँ, अच्छा बता देंगे, अभी ऑनलाइन है, कैसे बताएं? चलिए ठीक है, पता ही है, दूसरे एक और संस्थान में है, तो वहां पे चलती है मेरी। ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे दिन भर क्या करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 3.5 घंटे, कभी कभी 4 घंटे भी लगातार चलते हैं, और उसमें लाइव वो चलते रहती है, प्रैक्टिस सेशन चलता है, तो उसमें मतलब लगातार बोलना पड़ता है कंटिन्यू, तो उसमें समय लगता है थोड़ा सा। ठीक है, तो थैंक यू सभी लोगों को। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को पता भी है मैं कहाँ कहाँ पढ़ाता हूँ, मेरा पूरा प्रोफाइल आप लोगों ने नोट कर लिया है क्या? हाँ, चलिए, तो थैंक यू सभी लोगों को। देखिए, परसों से मिलते हैं हम लोग, पहले बिहार स्पेशल कर लेंगे और उसके बाद, हाँ, डाउट पूछ लीजिए शिवम, डाउट पूछ लीजिए। हाँ, पीडीएफ अभी मिल जाएगी इसकी, करंट अफेयर्स की पीडीएफ। बिहार की हिस्ट्री खत्म होगी तो बिहार हिस्ट्री का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अच्छा, आदित्य उत्तम जी कह रहे हैं कि मेरे एफबी फ्रेंड है। चलिए, वेरी गुड। चलिए, मतलब एफबी में भी लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। आगे, थैंक यू सभी लोगों को। कोई मैगजीन ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, जो मैगजीन आपको मार्केट में अच्छा लगे। एक और सोर्स ले लीजिए। ठीक है,
नहीं, बीपीएससी के लिए हिंदू नहीं है, ऐसे मत बर्गर लाइए मत, बीपीएससी के लिए नहीं है हिंदू। ठीक है, तो कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू सभी लोग।